अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, लाहौर रियल एस्टेट से चौधरी मुजाहिद यासीन +92322492 मेरा फ़ोन नंबर है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ही मैं कॉल लेता हूँ, रेगुलर नंबर जो चूँकि रोमिंग पे मैं कॉल नहीं लेता, कॉल बैक करवा देता हूँ पाकिस्तान से। आपको बहुत महंगा पड़ता है रोमिंग पे फ़ोन, तो व्हाट्सएप पे कॉल किया करें। दोस्तों आज बहुत बड़ी न्यूज़ है। एफपीआर ने ना आज तकरीबन दर्जनों के हिसाब से शहरों में जो है ना रेट जो हैं वो रिवाइज़ किए हैं। एफपीआर रेट्स जो हैं वो रिवाइज़ किए हैं। कई जगहों पे तो वो सेम रहे हैं, जैसे कराची वगैरह में है, और कई जगहों पे जो है ना वो 100% से भी ज़्यादा इन्होंने एफपीआर रेट बढ़ा दिए हैं। जो लास्ट ईयर थे, जो लास्ट जो है बजट के से पहले जो हुए थे रिवाइज़, उसको जो है ना उन्होंने 100% उसको इंक्रीज़ कर दिया है। बहुत से दोस्त इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं बेसिकली खुलासा आपको बता देता हूँ, और इसके साथ मैं आपको अपने बड़े ही मोहतरम मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सुल्तान साहब और डॉक्टर खलील साहब, जो कि लाहौर रियल एस्टेट की जो बड़ी हाईली पॉपुलर डिस्कशन का पेज है। ये सब दोस्त जो हैं मेरे पुराने दोस्त जो हैं, 2004 से हमारी lahorealestate.com की जो डिस्कशन फोरम है उस पे जो है ये पोस्टिंग करते रहे हैं, तो अभी भी मुझसे राब्ते में हैं। आज मैंने एक नया फंक्शन इसमें शुरू किया है कि हम इस पे ऑडियो डिस्कशन जो है ना वो किया करेंगे साथ। व्हाट्सएप पे बंदा लिमिटेड हो जाता है, टेलीग्राम में लिमिटेड हो जाता है, तो मेरी कोशिश होगी कि हम इसको जो है ऑडियो में आपका फ़ौरन आंसर दे सकें, मैं दे सकूं, या डॉक्टर सुल्तान या डॉक्टर खलील जैसे एक्सपर्ट बंदे, हमारे अदील भाई हैं कनाडा से, बड़े अच्छे दोस्त हैं, पुराने विजिटर हैं वेबसाइट के। हर एक को यहाँ पे परमिशन होगी डिस्कशन करने की। जो पुराने हमारे दोस्त हैं, बस उसमें डीलर्स अलाउड नहीं हैं। जो बंदे डीलर हैं, ज़ाहिर है मेरा बिज़नेस है, तो मैं अपने क्लाइंट्स उनको हैंड ओवर नहीं कर सकता। सब लोग जो मर्ज़ी आके वहाँ पे अगर बोलेगा तो वो मेरे लिए नुकसानदेह है। लेकिन आई डू हैव वेरी वेरी नाइस फ्रेंड्स जो मुझसे रोज़ चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब ये उनकी आवाज़ जो है वो हज़ारों लोगों तक जो है वो पहुँचेगी, बजाय ग्रुप के 200 मेंबर हों उनके पास पहुँचे। डिस्कशन इस पे प्रॉपर्टी की हम कर रहे थे, टैक्स के ऊपर के टैक्स जो है उसका, ये जो एफपीआर वैल्यूज़ उन्होंने बढ़ाई हैं ये क्या है और कैसे इम्पेक्ट करेंगी। सबसे पहले तो ये है कि ट्रांसफ़र की कास्ट इसमें बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये होगी कि डीसी रेट भी शायद रिवाइज़ हों, अभी नहीं हुए लेकिन शायद हों इसी रेट से, जिस रेट से ये है। गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि ब्लैक मनी को जो है वो फ़िल्टर आउट किया जा सके। जो ट्रांसैक्शन की कॉस्ट है उसमें बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एफएटीएफ की तरफ से भी रिक्वायरमेंट है कि ब्लैक मनी को मतलब ख़त्म किया जाए, और उसके लिए सबसे अच्छा आसान तरीका ये था कि जो ट्रेडिंग होती है प्रॉपर्टीज़ की वो करंट रेट पे हो। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि करंट रेट हमारे रिवाइज़ नहीं हुए बड़े अरसे से। 2016 में गवर्नमेंट ने ये शुरू किया था काम उस वक़्त की कि डार साहब ने ये शुरू किया था कि रेट्स को इंक्रीज़ करना शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मार्केट रेट पे लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फिर बाद में वो स्टॉप भी हो गई वो प्रैक्टिस जो है। तो अब ये गवर्नमेंट ने भी जो है आते शुरू में एकदम बहुत ज़्यादा कोशिश की कि सारों को लेवल पे ले आएँ, लेकिन उससे मार्केट एकदम बैठ गई थी लास्ट टाइम जब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया ये सिलसिला सारा। तो मार्केट आपको पता है 2020 से पहले क्या हाल था मार्केट का, सबकी ज़बानें बाहर आई हुई थी। तो अब इन्होंने तो उसको जो है वो थोड़ी ब्रेक दी, साल डेढ़ साल जो है वो रिलैक्स रखा है, लेकिन अब इन्होंने ना ये फ़ैसला किया है कि इनको मार्केट रेट पे लेके आएँ ताकि एफएटीएफ की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो और ये ग्रे लिस्ट से निकलें। इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है ये कड़वा घूंट मार्केट को भरना पड़ना है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि लॉन्ग रन में ये पाकिस्तान के लिए, प्रॉपर्टी मार्केट के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। शॉर्ट टर्म में अगर ये स्लोली होता तो बेहतर था। जैसे 2016 में ये उन्होंने शुरू किया था, हर साल 20% बढ़ाते तो ये आज ले आते 100% पे, तो वो इतना बड़ा टीका ना लगता। लेकिन यह है कि उसी वक्त लोगों ने नहीं बढ़ने दिया, जिनका यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी माफियाज़ हैं काम कर रही होती हैं, तो उन्होंने जो है ना वो इसको स्टॉप लगवा दिया उस पर।
अब जो है एकदम जो है ये कड़वा घूंट सबको भरना करना पड़ना है जो है ना, इसके अलावा आप कुछ चॉइस नहीं है गवर्नमेंट के पास। FBR रेट चूँकि बढ़ जाएंगे तो ज़ाहिर है जो बायर होगा उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, जो भी बाय करेगा। लेट्स से कि पहले वो चीज़ 20 लाख की थी, अब अगर वो 1 करोड़ रुपए की है, पूरी अमाउंट दिखानी पड़नी है। DC वैल्यू जो है वो भी शायद अगर बड़ी ना भी बड़ी तो FBR वैल्यू पे आपको टैक्स पड़ना है, जो एडवांस टैक्स है वो भी आपका फ़र्ज़ किया पहले 20 लाख पे पड़ना था, अब आपको करोड़ रुपए पे देना पड़ना। इसी तरह पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ता था 20 लाख 30 लाख 40 लाख अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कि ये वो FBR रेट होता था। अब अगर वो करोड़ रुपये रेट होगा तो आपको वो जस्टिफाई करना पड़ना है कि भाई वो करोड़ रुपया कहाँ से आया। FBR ये पूछेगी ना आपको कि आपके पास ये जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं ये कहाँ से आया। तो ये चीज़ जो है वो टेम्परेरीली मार्केट के लिए बहुत पेनफुल हो सकती है, लेकिन अगेन मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सारी दुनिया मार्केट रेट पे चलती है सिवाय पाकिस्तान के। हमें जो है ना स्टैंड करना पड़ेगा, स्टैंड होना पड़ेगा, इस मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेड इकानमीज़ जो हैं वो बड़ा तरक्की करती हैं लॉन्ग रन में। सारे मुल्कों ने जिन्होंने तरक्की की है उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेड इकानमीज़ है। टैक्स प्रॉपर तरीके से कलेक्ट होता है और प्रॉपर तरीके से लगता भी है। जब कलेक्ट सही होता है तो लगाने वाले भी अगले पूछते हैं कि यार मेरे से इतना मेरा खून निचोड़ा है तो इसका लगाया किधर है ये भी बताओ। तो वो भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा इवेंचुअली। ये नहीं होगा कि रेवेन्यू कलेक्ट करके तो लोग करप्शन से खाते रहें और हम लोग देखते रहें। तो ये चीज़ है कि इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन बट इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल। मेरी आपने तकरीर सुन ली है। अब मेरे जो दोस्त हैं उनके जो है ये हमारी जो डिस्कशन फोरम है इस पे आप 15 साल का आप डाटा देख सकते हैं, प्राइसेस का, सर्च का, डिस्कशन का। देखो सारी टेक्स्ट में थी, आज मैंने ना इस पे ऑडियो का फीचर ऑन कर दिया है कि आप ऑडियो में भी डिस्कशन कर सकते हैं आपस में। अगेन डीलर्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, प्राइवेट जो है बंदे, कोई भी बंदा जो है यहाँ पे कमेंट कर सकता है, उसको राइट है। और ये आप हमारे lahoreestate.com/ads पे आएंगे तो ये हमारी फोरम जो है वो पुरानी आपकी ये चल जाती है। इस पे आप देख रहे हैं कि सारी हम रोज़ रेट भी अपडेट करते हैं, डिफरेंट चीज़ों के वीडियोस अपडेट करते हैं, ब्लॉक वाइज रेट अपडेट करते हैं, डेली फाइल प्राइसेस रेट अपडेट करते हैं। तो ये डेली हम प्रैक्टिस जो है ना 2004 से हम जो है ना ये आपको चीज़ें दिखा रहे हैं। अब होगा ये आप देखते जाएं, मैं प्ले करते जाता हूँ, आप देखते जाएं कि ये कैसे वो अब फंक्शन करेगा। बेसिकली आपने यहाँ पे कोई नई डिस्कशन करनी है तो आप यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे अपना मैसेज छोड़ेंगे, ये आपको ईमेल ऑथेंटिकेशन एक मरतबा पूछेगा। नेक्स्ट टाइम पे वो ऑटोमेटिकली पोस्ट होगा। आप इमेज भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन दबाएंगे। ये जैसे ही आप रिकॉर्डिंग का बटन दबाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपकी रिकॉर्डिंग आप समझते सही नहीं हो रही, आप रीटेक कह देंगे तो वो दोबारा आपको ऑप्शन देता है। जब आपकी रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी इस तरह आप रिकॉर्डिंग करें तो आप ये स्टॉप का बटन दबाएंगे और जब आप ये बटन दबाएंगे तो आप यहाँ पे इसका टाइटल देंगे। लेट्स से मैं DHA बहावलपुर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ टाइप कर दूँगा DHA बहावलपुर और कंटिन्यू का बटन दबा दूँगा और ये आपको ईमेल एड्रेस एक दफ़ा पूछेगा। नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली अप्रूव होकर मैसेज आपका ऑनलाइन हो जाएगा फौरी तौर पर। पहली दफ़ा आपका वो पूछेगा ऑथेंटिकेशन के लिए, आपको ईमेल से कंफर्म करना पड़ना है, वो लिंक फेक ईमेल नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ेकार है। मैं आपको इसका आगे जो है ये आज जो डिस्कशन हुई है उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर देता हूँ हमारे ग्रुप्स में और डिफरेंट ग्रुप्स में, जो भी व्हाट्सएप पे जितने ग्रुपों में मैं हूँ उनमें जो अच्छे मैसेजेस हैं वो यहाँ पे हम शेयर किया करेंगे विद परमिशन ऑफ पर्सन जिन्होंने वो छोड़े हुए हैं। मैंने डॉक्टर सुल्तान साहब से और डॉक्टर खलीद साहब से, जो कि पहले जमील मुगल के नाम से लाहौर रियल एस्टेट पे लिखा करते थे, उन दोनों की परमिशन से ये मैसेजेस मैंने शेयर किए हैं। आप सुने, मेरी आवाज़ तो आपने सुन ली, ये आप उनकी आवाज़ भी सुने, उनके बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। आई रियली एंजॉय इट, लर्न इट अ लॉट फ्रॉम दैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद एहसन मलिक, जनरल सेक्रेटरी रेका। मैंने अभी ये वैल्यूएशन टेबल देखी है और मैं इसको कंडेम करता हूँ और हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि हमने एप्लीकेशंस
फाइनेंस मिनिस्टर को, चेयरमैन एफबीआर को दी और इस्लामाबाद की चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आयशा साहिबा से जाके मैं मिला और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि हम आपको ऑन बोर्ड करके आपकी मशावरत के बाद जो एफबीआर रेट्स हैं वो अनाउंस करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक दफा फिर गवर्नमेंट की नालायकी है और गवर्नमेंट इस चीज को बड़े गलत तरीके से हैंडल कर रही है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, दोनों चीजें को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अब इसको भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ताला आपको एतमाद होना चाहिए। और जहां तक रही बात वैल्यूएशन टेबल की, वो एक सेपरेट इश्यू है, उसका डीएनएफबीपी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बात ये हमें पता है ये गवर्नमेंट की नालायकी है। मैं भी आपको चीफ मिनिस्टर वाला, फाइनेंस मिनिस्टर वाला और जो चेयरमैन एफबीआर वाला लेटर है बकायदा रिसीविंग के साथ, और चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वाला वो लेटर भी मैं इसे चढ़ा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि मैंने ही सबसे पहले ये इश्यू उठाया था जब मुझे पता चला कि ये वैल्यूएशन टेबल बढ़ा रहे हैं। तो अभी भी इंशाल्लाह ताला बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। बस हाँ, वक्ती तौर पर ठीक है उन्होंने ये कर दिया, पर इसको अमेंड करना पड़ेगा उन्हें और अमेंड करवा के इंशाल्लाह अपने रियल्टर भाइयों के लिए बेहतरी की राह निकालेंगे इसमें से। आप बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। अब इसको रैका अपने लेवल पे अब इस केस को फाइट करेगी और मुझे उम्मीद है कि तमाम पाकिस्तान की एसोसिएशंस भी हमारा साथ देंगी और हर एरिया की एसोसिएशन को चाहिए कि वो देखे कि इन वैल्यूएशन टेबल्स में कहां कहां क्या क्या अनोमलीज हैं। तो इसके ऊपर भरपूर प्रोटेस्ट किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला इसको पूरी कोशिश की जाएगी रिवर्स करवाया जाए और जो ऑन ग्राउंड एक्चुअल रेट एग्जिस्ट करते हैं मार्केट रेट के मुताबिक, और जो पॉलिसी है कि फेयर मार्केट वैल्यू के करीब कुछ 70-75% के करीब रेट होना चाहिए और हर चीज का डिफरेंट रेट होता है। पर इन लोगों ने एक ही यार्ड स्टिक यूज की है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा और उसमें ये है कि ये टेम्परेरी होगा, जो भी है ये होना है, एक ही दिन होना था। देखिए मार्केट रेट पे ट्रेडिंग होनी चाहिए। जो सेलर सेल करता है उसको जो पेमेंट मिलती है वो उसमें से 50% से ज्यादा उसकी ब्लैक हो जाती है विदाउट हिज फॉल्ट और एनीथिंग। इवन 4 साल के बाद भी अगर बेच रहा है तो वो उसकी मनी बाकी की ब्लैक ही रहती है अनलेस के वो डिक्लेयर करे। लोगों को नहीं पता कि आप डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर भी स्टिल जो है आप मार्केट रेट का डिक्लेरेशन में टैक्स में कर सकते हैं, कोई उसमें इशू तो नहीं है, लेकिन लोगों को नहीं पता है ना। तो उसमें ये है कि बायर जो है वो भी अपनी मनी जो है वो ब्लैक करता है, वो टैक्सी जो है वो कम रेट पे दे रहा था जो एपीआर के थे, वो रेट मार्केट रेट तो नहीं थे ना। मार्केट रेट पे ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, बाय सेल होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, मार्केट में टेम्परेरीली तो जाहिर है वो चाल आएगा, काफी नुकसान होगा, मार्केट स्लो हो जाएगी। असल में ना हमें मशहूर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके रेट निकालने चाहिए। 10 एक जो मशहूर प्रोजेक्ट हैं जैसे कराची के जो है बहरिया है और डीसी के है और मुल्तान का जो है डीएचए मुल्तान, तमाम जो शहरों के डीएचए हैं और लाहौर के जो 5-7 जो आजकल मशहूर हैं उनके थोड़े से वो हमें निकालना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ वरना फिर वो सुबह मैं निकाल दूंगा। डॉक्टर साहब पूरी दुनिया में मार्केट रेट के ऊपर बाइंग सेलिंग होती है और कहीं पे कोई मर नहीं जाता, ठप नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता, सब चलता है। ये सब चलना है, मार्केट रेट पे ट्रेडिंग होनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी आप ये जो कह रहे हैं ना कि ये डबल है ज्यादा है, ये सारे हो जाएंगे। ये हमेशा यही होता है कि एफपीआर अपने रेट देता है, मार्केट अपने रेट देती है, बीच में सेटलमेंट हो जाती है। मेरे ख्याल में जस्टिफाइड रेट 80% बनते थे, इन्होंने 100% कर दिए हैं। अब देखते हैं ये 80% पे सेट हो जाने, ये मैं बता दूं मिनिमम 80% होगा जरूर, उससे जो है ना कम नहीं करेंगे वो। और ये ना ये एफटीएफ की रिक्वायरमेंट थी, ग्रेड से निकलने के लिए ये सबसे बड़ी शर्त ये थी कि मार्केट रेट पे जो है ये आप अपनी प्रॉपर्टीज बाय सेल करें, जो है ना। तो ये होना है, काफी देर से डिले किया जा रहा था, अब कुछ ऐसी नहीं रही इनके पास, आखिरी एफटीआर को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है तो हम ग्रेड से निकलेंगे और कोई रास्ता नहीं।
सर सबसे पहले तो इसमें बायर जो है वो कम हो जाएगा मार्केट में। आपको जो है वो अब ये साबित करना है कि इतनी अमाउंट आपके पास है कि नहीं है। एफपीआर में ज़ाहिर है आपको वो मार्केट रेट के ऊपर जो है वो बाइंग करनी है और उसके टैक्सेस देने हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव होगा, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप है। बिटवीन 80% और मार्केट रेट कहीं पे सेटल हो जाएगी चीज। इन्होंने रेट जो है ना बहुत ज्यादा दिए हैं कई जगह पे ना, वो नहीं स्टैंड कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है। और आगे ज़ाहिर है मार्केट भी थोड़ा बहुत एडजस्ट होगी, तो ये रिवाइज नीचे की तरफ तो करेंगे नहीं। जो पाकिस्तान में ट्रेंड चलता है एक जगह ऊपर गया तो ऊपर गया, और हम कहाँ पे यूज करना चाहेंगे अगले साल को। तो ये जो है ना हमारा ये इनको बीच में सेट होना पड़ेगा। ये भी नहीं रहेंगे और पुराने भी रेट नहीं रहेंगे। जी खलील भाई, इजाफा तो ये अच्छा खासा है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ये है कि 2016 में जो था टैक्स बहुत ज्यादा था, तो अब वो टैक्स तकरीबन काफी कम है, तो ये थोड़ा सा फायदा है। वरना अगर वही टैक्स होता फिर तो खैर कीमतें पता नहीं कहाँ चली जाती। क्योंकि 2016 में विद होल्डिंग टैक्स जो था वो फाइबर पे जो है 2% था, अब 1% है, यानी हाफ है। और सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी जो है पहले 5% थी और अब 1% है, तो उससे भी खासा फर्क है। वरना अगर वही टैक्स होते तो और ये रेट बढ़ा हुआ होता तो बहुत ही ज्यादा प्राइसेस चली जाती हैं। अभी भी खैर बढ़ेंगी, उससे फर्क तो लाजमी आएगा, लेकिन अगर वही टैक्स होते होता तो फिर तो खैर बहुत ज्यादा फर्क आना है। तो पहले टैक्स ज्यादा थे और कीमत वसूल भी की जा रही थी अच्छी खासी, लेकिन अब जो है टैक्स कम किए हैं, लेकिन जो है वैल्यू बढ़ा दी गई है। बिटवीन 80% और मार्केट रेट कहीं पे सेटल हो जाएगी। जी सुधार में बिल्कुल मेरा रेट तो कम है, स्टैम्प के रेट कम है, और जो है वो उसके भी बाकी चीजों के भी रेट्स जो है बीआर के सीवीटी वगैरह के कम है। लेकिन देखिए आप कि फॉर 7 में आप एक प्लॉट लेते हैं और इन्होंने वैल्यूएशन जो है वो 5.5 करोड़ कर दी 7 की, 1% भी देते हैं आप तो 6 लाख को बन गया, 6.5 लाख रुपया। और साथ ही आप स्टैम्प लगा दें 1% भी रहे तो, और आप फाइलर भी नॉन फाइलर तो ड्रेन उठेगी ना, 7-2.5 लाख रुपया वो देगा जनाब जाके अपना क्या कहते हैं इसको ट्रांसफर के टाइम। बाकी सारे अलग चीजें वो चीजें वो मतलब ट्रांसफर चार्ज कमीशन वगैरह डाल के तो बहुत ऊपर चलेगी बात, तो ट्रांजैक्शन तो रुक जाएंगी। सबसे डेंजरस काम हुआ वो क्या हुआ है कि शॉर्ट टर्म बायर्स ने जो चीजें खरीदी हैं उन जो 1 जुलाई के बाद खरीदी गई सारी, उनको आ जाएंगे नोटिस के पूरे करें पैसे। मुझे लगता है कि ये इम्प्लीमेंट फ्रॉम द टुडे डेट तो कभी नहीं होता, ये माली साल से होता है। 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो जाना है। मैं पहले एक दफा इस तरह पे कर चुका हूँ कि तुमने फैसला सितंबर में किया था, बाइंग हुई थी 15 जुलाई को, 3 प्रॉपर्टी पे जाके। अब देखिए जो शेयर जो लिस्ट मैंने ऊपर जो है तय की है, इसमें बंगाली और ये पादरी वगैरह की लिस्ट में 27,50,000 रुपये मरला। इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि मार्केट में कनाल जो है वो 7 में और आईवी ग्रीन के अंदर कोई 5 करोड़ से ऊपर है, ये तो नहीं है पूरा। बंगाली विलेज के एरिया में 7 जहाँ पे है, या चलो 6 का भी शायद वही होगा, मुझे नहीं पता, वैसे विलेज वही बनता होगा। और पादरी का तो कम से कम सारे का सारा ही आईवी ग्रीन है। आईवी ग्रीन में कल हम बात कर रहे हैं 2 करोड़ का कनाल मिल जाता है। 2 करोड़ के कनाल पर डिवाइड करें 20 पे तो ये प्राइस तो नहीं निकलती सर, 10 लाख प्राइस निकलती है 1 मिलियन। ये बता रहे हैं 2.75 मिलियन, तो ये तो डबल से ज्यादा ना हुई। अच्छा चलो ये तो अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया, 1 दिसंबर से होगा, तो मतलब है अगले बंदे तो मार्केट से गायब हो गए। बाकी मैं एग्री करता हूँ अपना रईवा की बात से कि 50% जाएगा। ये मुझे लगता है 50% बनता है ये जो हम बता रहे हैं इतना नहीं बनता ये, वो भी मैं समझता हूँ मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस से आप जाते हैं तो आपको फेसिंग ग्रेवियर्ड प्लॉट की और कैटेगरी प्लॉट की एवरेज निकालनी पड़ती है, फिर जाके आप वैल्यूएशन कर सकते हैं जो जायज वैल्यूएशन भी है। एक आपका प्लॉट 81 का है, एक एवरेज प्लॉट आपका 3 करोड़ का है, एक प्लॉट आपका 5 करोड़ का है, तो सब पे जो है वो आप ये तो नहीं कह सकते कि हर प्लॉट 5 करोड़ का हो गया। तो उसकी आप एवरेज निकालें मार्केट के हिसाब से, और फिर उसमें करेक्शन का भी फैक्टर रखें। जी खलील भाई, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ऐसे ही है कि मतलब रेट काफी बढ़े गए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर शुक्र है कि टैक्स नए वाले हैं, अगर पुराने वाले होते तो पता नहीं कहाँ जाना था। लेकिन ये है कि इसका अभी तो वैसे ये आए हैं ना, तो अमूमन मैंने ये देखा है पिछले 20 साल से जो प्रैक्टिस देख रहा हूँ गवर्नमेंट्स की, वो यही है कि जब अनाउंस करते हैं ना तो बहुत एक्सेजरेटेड चीजें जो है ना अनाउंस करते हैं, फिर शोर मचता है जाहिर है, तो उनको चुप करने के लिए उससे हाफ पे मान जाते हैं या उसके करीब करीब कहीं मान जाते हैं। तो इधर भी यही होना है, अभी शोर मचेगा, जाहिर है जो रियल्टर है उनके तो काम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ना, तो उन्होंने बहुत शोर मचाना है। उसके बाद होना यही है कि असल कीमत जो उन्होंने जहन में रखी हुई है वहां जाके एडजस्ट करते हैं। ये आप बताएं आपके जो पहले पुराना हुआ 50% पे तो कभी एग्री नहीं करेंगे, लगता यह है कि 70-75% पे इन्होंने टिकना है, जो कि मार्केट वैल्यू से पहले ऊपर है। कई जगहों पे नहीं होगा ऊपर, लेकिन बराबर होगा, या लेकिन ज्यादातर जगहों पे जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनमें तो लग रहा है कि मार्केट से 30% ऊपर ही वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। उनका ख्याल यह है कि यार ये 30% पिछले साल बढ़ी है तो मार्केट तो अगले साल भी इतनी बढ़े तो हम उसका मार्जिन परे रखें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कहाँ तक तो मार्केट गिरेगी? क्योंकि जो है वो सेल परचेज तो जानी है रुख, एंड यूजर ने सिर्फ मार्केट में फिर रहा होना है घर बनाने के लिए, तो
उतना ही उनको डिस्काउंट मिल जाएगा जितना वो ट्रांसफर चार्जेस देंगे। डीलर उनको कॉल कर लेंगे कि भाई आप 3 करोड़ का प्लॉट 2.5 करोड़ का दे रहे हैं तो क्या हो गया सर, आपको ट्रांसफर भी 15 लाख पड़ गई, तो वो खुशी खुशी ले लेंगे। तो कहाँ तक मुझे लगता है कि आपको मार्केट अगर ये 75% तक रुकते हैं, जो कि एक रियलिस्टिक फिगर लग रहा है, तो मैं तो बेसिकली टेंजिबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ जो कि किसी शक्ल में है, जमीन पे मौजूद है। फायदों की तो बात ही नहीं भी कर रहा, तो फायदे तो शायद उनकी तो स्टैंड स्टिल हो जाएगी। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, हर चीज में रेगुलेट करना चाहिए और जो है ना मार्केट पर होना चाहिए, जो फेयर मार्केट प्राइस है उसमें होना चाहिए, डीलर को बताना चाहिए और उसे भी सच बोल के बताना चाहिए। वरना कुछ डीलर तो ऐसे ही हैं, ये नहीं पता चलता, वो सेलर और परचेजर को पता नहीं चलता ये कितने में बेचा है और कितने में खरीदा है। तो अल्लाह करे ये तमाम चीजें जो हैं सारी हो जाए, रेगुलेट हो जाए। लेकिन असल में मतलब होता क्या है कि हुकूमत क्यों जो है ये सारे रेट्स वगैरह जो है प्रॉपर करती है, टैक्सेस वगैरह क्यों लगाती है, ताकि वो चाहती है लोग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है ना मूव हो। लेकिन मसला क्या है, क्या उसमें मूव होना इतना आसान है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें जो है लोग जो है आराम से मूव हो और वो चला भी लें और उनका एक्सपीरियंस भी हो? और इसके अलावा जो है एनर्जी प्राइसेस भी तो देखने पड़ेंगे ना कि क्या उनको प्रॉफिट्स वगैरह भी इसमें होंगे या नहीं होंगे। तो उससे होगा क्या कि गवर्नमेंट जो एक कलेक्शन टैक्स वगैरह पे हो रही है या बाकी चीजें हो रही हैं, रेगुलेट अगर एकदम करेंगे ना तो सडन ये स्टॉप भी होने का खतरा है। तो ना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है और ये टैक्सेस वगैरह भी खत्म हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो एक कलेक्शन टैक्स वगैरह पे हो रही है या बाकी चीजें हो रही हैं, रेगुलेट अगर एकदम करेंगे ना तो सडन ये स्टॉप भी होने का खतरा है। तो ना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है और ये टैक्सेस वगैरह भी खत्म हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ग्रेजुअली जाना चाहिए इस तरफ। अगर सडन जो है बिल्कुल एकदम जो है पहले रेट जो है 1/4 रखें और एकदम जो है वो मार्केट पे ले आए, जैसे डीएचए मुल्तान की मैं बात करूं तो उसका अभी तक जो टैक्स था वो डीसी रेट पे था, तो अभी जो है 10 गुना बढ़ गया। या जो है प्रिज्म की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, तो ये भी मेरा ख्याल है थोड़ा ग्रेजुअली चीजें चलनी चाहिए, वरना मतलब पैसा आना बंद हो जाता है, मार्केट में पैसा आना बंद होता है, इनका एंड फिर इजाजत देनी पड़ती है जो 20 साल से हम देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बाकी शोबों को भी मजबूत करें जहां जो है लोग यहाँ से पैसे निकाल के डाल सकें। अगर बाकी शोबे कमजोर होंगे और वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे तो पैसा फिर ब्लॉक हो जाता है, ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगी ना किसी चीज में होगी। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि हर चीज जो है ब्लैक एंड व्हाइट में हो, हर चीज जो है करेक्ट हो, हर चीज जो है वो ठीक हो। लेकिन पिछले 20 साल से जो प्रैक्टिस में देख रहा हूँ वो यही है कि जो है ना आखिरकार हुकूमत को हथियार डालने पड़ते। वजह यह है कि लोग उस चीज के इतने आदी हो चुके हैं कि बड़ा मुश्किल से जो है ना दूसरी तरफ जो है वो बढ़ते हैं। अब तो उसका यही है कि बाकी चीजों में इतना ज्यादा इंसेंटिव वगैरह दिया जाए कि लोग जो है ना उस तरफ जाना शुरू हो। वरना होता क्या है, होता यह है कि जाहिर है एक मुल्क ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि 3-4 साल लोग अपने बैंकों में पैसे लेके बैठे रहे कि प्रॉपर्टी में भी कुछ नहीं रहा, बाकी चीजों में भी कुछ नहीं रहा। तो ठीक है, बैंक से फिर इंटरेस्ट लेते रहते हैं, या अब तो हर इस्लामी वो ले आए तो हर कोई उसमें जमा करा देता है, तो चलो उसमें भी प्रॉफिट तो आता ही है। वो बात तो तकरीबन 19-20 पड़ जाती है, वही प्रॉफिट उसमें वो कहते हैं ठीक है फिर वहीं रहने दो। तो फिर उसका क्या फायदा है? उसका भी मेरा ख्याल है कोई इतना फायदा नहीं है जी। वो तो खैर मैं कह रहा हूँ शुरू से ही रेट्स जो हैं जो आते हैं जाहिर है वो तो एक दिखावे के दिए आते हैं ना, खौफ ज़्यादा होते हैं लोग, फिर जो है एक नॉर्मल रेट आ जाते हैं तो उससे लोग खुश हो जाते हैं, हुकूमत भी खुश हो जाती है, चलो आधी हमारी मानी गई आधी उनकी मानी गई। आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन होनी चाहिए और हम भी कहते हैं कि हर चीज रेगुलेट होनी चाहिए। ये तो शायद ग्रुप का ज्यादातर मेंबर यही राय रखते होंगे कि हर चीज जो है ना ताकि आसानी होती है, जितनी भी चीजें रेगुलेट होती हैं इससे जो है बहुत आसानी होती है। पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा मसला क्या है कि लोगों को इंडस्ट्री की तरफ कैसे रागिब किया जाए प्रॉपर्टी को से हटके। अब आप ये देखिए कि प्रॉपर्टी 2000 से पहले के अगर देख लें तो लोगों की वो ज्यादा इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी प्रॉपर्टी में जैसे अब है। वजह क्या, चीजें बहुत ज्यादा थी, एनर्जी सस्ती थी, मेन चीज जो है ना वो एनर्जी बहुत सस्ती थी। अब क्या है कि एनर्जी की वजह से लोग आप 10 साल में देखेंगे फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत हुआ है, लोग जो इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में और बाकी जगहों पे लगा ली हैं। तो इसका तो ये है कि मैं अब मुझे खुद समझ नहीं आता कि अब इसका क्या हल निकाला जाए। आप क्या ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी और इनोवेटिव जो आइडियाज के साथ लोग आ रहे हैं उनको डेफिनेटली जो है ना फायदा हो रहा है और बेहतर वो हो रहे हैं, लेकिन ये हम मतलब हुकूमती सतह पे अगर कोई इस तरह के तरबियत के कोई वो बनाए जाएं और फैसिलिटेशन की कोई इस तरह के इदारे बनाए जाएं जिससे जो है ना ओवरसीज को यहाँ राग़िब किया जाए। अब ओवरसीज की कहानी ना मैं क्योंकि बहुत सारों को जानता हूँ, जाहिर है ओवरसीज थोड़ा सा ना पाकिस्तान के बारे में इमोशनल है बहुत, और होना भी चाहिए, अपना मुल्क है, जितना इमोशनल हो इतना कम है। लेकिन होता क्या है कि वो एक दफा हर ओवरसीज या हर नहीं तो 50% ओवरसीज ऐसे जरूर हैं कि एक दफा वो दरमियान में छोड़ के पाकिस्तान जरूर जाते हैं और कोई बिजनेस जो है ना एस्टेब्लिश करने की कोशिश जरूर करते हैं और बड़े अच्छे आइडियाज के साथ जाते हैं। लेकिन वो वहां की जो मार्केट देखते हैं, फिर जो लोगों से काम निकलवाने बड़े मुश्किल होते हैं, बाकी चीजें होते हैं, वो अपना पुराना पैसा भी जाया कर देते हैं और फिर जो है वापस आके दोबारा से उनको जीरो से काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से एक नया बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है।
मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पाकिस्तान में गए तो इस तरह के लोग डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, हर एक के लिए। और ये लेवल भी आना चाहिए। हमारे सबका क्या ख्याल था यार, हमारा सबका इतराज था कि गवर्नमेंट जो है वो मनी को ब्लैक कर देती है। अब वो लेवल कर रही है, अच्छी बात है। मार्केट रेट के ऊपर जो है ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। दे टैक्स सारे, क्या हुआ ब्लैक मनी थोड़ी सी अगर आपको एक्स्ट्रा दे के मनी आपकी मनी वाइट रहती है तो क्या हर्ज है? जैसे वैसे ये जो रेट है ये तो मेरा नहीं ख्याल इस पे सस्टेन कर सकेंगे, बहुत ज्यादा है। इतने तो जो असल मार्केट वैल्यू उससे भी ज्यादा हो गई है, तो मेरा ख्याल है हो जाएंगे दोबारा से रिवाइज ये। बस प्रॉब्लम ये है कि कास्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो उससे ट्रांजेक्शन कम होगी। इमरान भाई ये सस्टेन करेंगे और ये करवाएंगे, कल जब तक ये हैं ये करेंगे। अब ये चेंज नहीं, अब ये करेंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो सारी ब्लैकमेलिंग जो करते थे ना पास्ट में, डीलर डीलर एसोसिएशन, तो वो चल जाता था। इस मतलब उन्होंने उनको गाज नहीं डाली किसी को, उनका जी साइड पे सारी। जी मेरे मोहतरम भाई, इसमें डीएच फैसलाबाद जो है इसमें अभी बहुत सारा टाइम लगना है, बहुत इनिशियल स्टेज पे है अभी। बहुत सारी चीज़ें इसमें होनी है। कम से कम 3 से 6 महीने आपको वेट करना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अभी सिर्फ अप्रूवल आई है और अप्रूवल के साथ जो है ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट हो रहे हैं। अभी इन्होंने एमओयू होल्डर्स ढूंढने हैं, रकबा सेलेक्ट करना है, फाइलें इशू होनी है। 2-2.5 महीने का वैसे ही फाइल का पोसेशन लेते, कब्जा लेते, रजिस्ट्रियाँ होते, प्रोसेस होता है। तो काम रहे। ये जो लोग कह रहे हैं जी ये रेट होगा, ये होगा, वो होगा, सब आप हवाई फायरिंग कर रहे हैं। कोई ऐसा अभी चक्कर नहीं है, बहुत टाइम इसमें चाहिए। स्टैंडर्ड होता है 5 मरले 10 मरले कनाल डीएचए में, और रेट जो है ना वो बाद में आएंगे जब जगह सेलेक्ट होगी। बहुत शुक्रिया लाहौरी स्टेशन में मुजाहिद यासीन। जी दोस्तों, आपने देखा ये इस तरह की डिस्कशन जो है ना हुआ करेंगी। आप रिप्लाई बटन पे करके किसी भी थ्रेड को रिप्लाई कर सकते हैं। नया थ्रेड स्टार्ट करना है तो आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है। और पुरानी को सर्च करनी हो 2005 से जो है, आप जो भी जो है वो सर्च करना चाहें वो आपको नज़र आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको सारे जो रेट हैं हर चीज़ ये देखिए। इस पर आईवी ग्रीन के ऊपर 1834 डिस्कशंस हैं, ठीक है। रेट्स आपको अपडेट नज़र आ रहे हैं, वीडियोस नज़र आ रहे हैं। पुरानी जो उसका पहले दिन से जो डिस्कशन है वो आपको नज़र आ रही हैं। आप जंप कर सकते हैं नेक्स्ट जो है डिस्कशन के ऊपर, उसका पार्ट जो है। तो आप सारी 2004 से अब तक की जो डिस्कशन है, ये साइक्लोपीडिया है। ये जो हमारी वेबसाइट है ना डिस्कशन की पेज की, अब इसमें ये अलग-अलग पेज के ऊपर ये अलग-अलग आपको ऑप्शन दी गई है कि आप अपना कमेंट करके कोई सवाल पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो सारे लाहौरी सेट के पेजेस पे भी ये ऑडियो सिस्टम मैंने ऑन कर दिया और इस पे थ्रेड्स पे भी ऑन कर दिया है। तो होपफुली यू विल लव इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज़। मैं गुजारिश करूँगा पुराने जो लाहौरी स्टेट के ऐश पेज के सारे एक्टिव यूज़र्स थे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा आएँ यहाँ पे सबकी हेल्प करें, ताकि 2-300 दोस्तों के बजाय 2-3 हज़ार या 20-30 हज़ार या लाख लोगों का फ़ायदा हो जाए, बजाय चंद 200 नंबर का फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।